नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे आज पहली बड़ी खबर में। पेट्रोल 100 रुपये होने पर पीएम मोदी का आया पहला बयान। आयात पर निर्भरता में कमी लाने को कर रहे हैं प्रयास। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। देश में पेट्रोल की खुदरा कीमत 100 रुपये प्रति लीटर होने वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि मध्यम वर्ग पर इतना अधिक बोझ नहीं पड़ता है यदि पूर्व की सरकारें भारत की ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने पर ध्यान देती। ईंधन की खुदरता कीमतों में लगातार रही वृद्धि का उल्लेख किए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने 2021-2020 में अपनी कुल जरूरत का 85% तेल, 53% प्राकृतिक गैस का आयात किया। दोस्तों हम आपको बताते हैं, तमिलनाडु में तेल गैस परियोजना कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता में कमी लाने पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा का 40% नवीकरण स्रोतों में उत्पाद भी करेगा। दोस्तों हम आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि क्या हम आयात पर निर्भर बने रह सकते हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि हमने इस पर पहले ध्यान दिया होता तो आज हमारे मध्यम वर्ग को इतना अधिक बोझ नहीं उठाना पड़ता। दोस्तों बताते हैं, उन्होंने बुधवार को लगातार 9वें दिन मूल्य वृद्धि के बाद राजस्थान में पेट्रोल की खुदरा कीमत 100 रुपये प्रति लीटर से अधिक हो गई। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार मध्यम वर्ग के लिए संवेदनशील है, इसलिए पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण की यात्रा को बढ़ाना अपनी ध्यान दे रही है। एथेनॉल गन्ने में प्राप्त होता है जो आयात कम करने में मदद करेगा। एक साथ ही किसानों को आय के अन्य साधन भी उपलब्ध कराएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा आयात निर्भरता को कम करने के साथ साथ जोखिम को कम करने के लिए अपने स्रोतों में भी विविधता ला रही है। दोस्तों वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। किसान आंदोलन से राकेश टिकैत की बड़ी धमकी। कहा सरकार ने दबाव बनाया तो फसल को लगा देंगे आग। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। चंडीगढ़ किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे भारतीय किसान यूनियन ने राकेश टिकैत ने बड़ी धमकी दे दी है। राकेश टिकैत ने गुरुवार को कहा कि सरकार उन पर अगर दबाव बनाती है तो किसान खेतों में खड़ी अपनी फसलों में आग लगा देंगे। गुरुवार को हरियाणा के खड़गपुनिया में एक किसानों की सभा को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने यह बयान दिया। अपने बयान में राकेश टिकैत ने कहा, केंद्र ऐसी गलतफहमी में न रहे कि किसान फसल काटने के लिए वापस चले जाएंगे। अगर कोई उन्हें दबाव बनाया तो हम उनके फसल को आग लगा देंगे। वो ये न सोचेंगे कि किसान आंदोलन 2 महीने से खत्म हो जाएगा और हम फसल भी काटेंगे और आंदोलन भी करेंगे। दोस्तों हम आपको बताते हैं, राकेश टिकैत ने पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में फसल के दाम तो बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार में अगर स्थिति और खराब किया तो अपने ट्रैक्टर पश्चिम बंगाल लेकर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी किसानों को फसल का समर्थन मूल्य नहीं मिलता है। दोस्तों वहीं तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। हरियाणा पंजाब में ट्रेनों की आवाजाही पर ज़्यादा असर। राजस्थान के 6 जिलों में ट्रैक रोके गए। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में 25वें दिन गुरुवार को किसानों ने देश भर में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेन रोककर प्रदर्शन किया। इसका ज़्यादा असर पंजाब हरियाणा में देखा गया। इन दोनों राज्यों में कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। इधर राजस्थान, जयपुर समेत 6 जिलों में प्रदर्शन हुए। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि राहत की बात यह रही कि सभी जगह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। कहीं से किसी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ की खबर नहीं आई। रेलवे का कहना है कि ट्रेनों की आवाजाही पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। कुछ इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों को रोकी, लेकिन अब सभी जोन में ट्रेनों की आवाजाही नॉर्मल हो गई। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन रोक दी। जगतपुर स्टेशन पर भी प्रदर्शन किया। जयपुर जिले के चैमूर रेलवे स्टेशन पर आंदोलनकारियों पटरियों पर बैठ गए। उधर अलवर में भी ट्रेनें रोकी गई। प्रदेश में 6 जिलों में रेल रोको प्रदर्शन का असर भी दिखा। दोस्तों हम बताते हैं आपको, हरियाणा में भी इसका असर दिखा। पानीपत TDI सिटी के पास कुछ पुल के वाले पर दोनों ट्रेनों की आवाजाही रुक गई। वहाँ किसान ट्रैक पर बैठ गए। करीब 12:30 बजे पहुंची बांद्रा अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस के प्रदर्शनकारियों ने रोक दिया। इससे पहले कटिंडा एक्सप्रेस 1.5 घंटे लेट आई थी और पैसेंजर को लेने के लिए सिर्फ 2 मिनट रुकी थी। हरियाणा में करीब 80 जगहों पर प्रदर्शन दबाकर हुए। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है चीन से। दोस्तों हम आपको बताते हैं, चीन मसले पर शिवसेना का सामना में तंज। जो सेना कभी सीमा में घुसी नहीं वो वापस कैसे जा सकती है मोदी जी। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी विवाद अब सुलझ गया। चीन की सेना में LAC से पीछे हटना भी शुरू कर दिया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस मसले पर अभी भी बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है। शिवसेना ने गुरुवार को अपने मुखपत्र सामना में इसी मसले पर लेख लिखा और केंद्र सरकार पर तंज कसा। सामना में लिखा गया कि अगर कोई सेना हमारे इलाके में घुसी ही नहीं थी तो फिर वापस कैसे जा रही है। दोस्तों बताते हैं हम आपको, शिवसेना ने सामना में कहा कि हिंदुस्तान की सीमा में घुसी चीन की सेना वापस लौट रही है और इस घटना का राजनीतिक उत्सव शुरू हो गया है। साल भर चीनी सेना ने हमारी जमीन पर लगभग 20 किलोमीटर तक घुसपैठ की थी। उस संघर्ष के दौरान गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद भी हो गए थे। सैनिकों के बलिदान पर विरोधियों ने सरकार से सवाल करके उनको घेरा और दौरान प्रधानमंत्री समेत कई भाजपा नेता और मंत्री कई विषयों पर बोलते रहे, लेकिन जब उनसे चीन की घुसपैठ के मामले में सवाल किया जाता था तो वो पलायन कर जाते थे। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि सामना में कहा गया कि 4 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जानकारी दी थी
थी कि चीन से समझौता हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी 2 महीने पहले कह रहे थे कि चीन ने हमारी सीमा पे घुसपैठ नहीं किया। वहीं प्रधानमंत्री अब कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन से कब्जा छोड़ दिया। मतलब चीन ने घुसपैठ की बात सच थी और प्रधानमंत्री देश में झूठ फैला रहे थे। अब इस मामले को राजनीतिक विजय महोत्सव शुरू हो गया। वह मजेदार है कि बड़े शौर्य का प्रचार और प्रचार मुहिम चलाई भी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है बंगाल से कि जिले में आज ममता बनर्जी और अमित शाह की चुनावी रैलियां। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। कोलकाता के पड़ोसी दक्षिण 24 परगना जिले में बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थोड़ी ही दूर पर अलग अलग स्वतंत्र रैलियों को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में आगामी चुनाव के लिए पहली बार बनर्जी और शाह एक ही जिले में लगभग एक ही समय पर रैलियां करेंगे। शाह के बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे 2 दिवसीय दौरे के लिए आज रात बंगाल पहुंचने का कार्यक्रम है उनका। दक्षिण 24 परगना जिले में सागर द्वीप के पास काकद्वीप क्षेत्र दौरान करने का कार्यक्रम है, जहां वे राज्य में भाजपा की 5 चरणों की रथ यात्रा के अंतिम चरण को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दोस्तों बताते हैं हम आपको कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बृहस्पतिवार को वह कपिल मुनि आश्रम जाएंगे, वहां पे वह नाम खाना जाएंगे और जहां वो परिवर्तन यात्रा को संबोधित करेंगे। इस बीच बनर्जी और उनके भतीजे पार्टी के स्थानीय सदस्य अभिषेक बनर्जी बृहस्पतिवार को दक्षिण 24 परगना के पैलेंट पार्टी में कार्यकर्ता की बैठक को संबोधित भी करने वाले हैं। दक्षिण 24 परगना टीएमसी ने एक वरिष्ठ नेता को कहा कि कल राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण दिन होगा। शाह और दीदी दोनों एक ही जिले में रैलियां को संबोधित करेंगे। दशकों से राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत बंगाल में सीमित उपस्थिति होने के बाद भाजपा 2019 के आम चुनाव में राज्य की 42 सीटों में लगभग 18 पर जीत हासिल कर ली थी। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की मुख्य प्रतिद्वंदी बनकर उभरी थी, जो टीएमसी की संख्या 22 से महज 4 ही सीट कम थी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही बीजेपी पर बरसे राजभर का हनुमान की जाति तो बता देंगे लेकिन सुहेलदेव की जाति नहीं बताएंगे। दोस्तों हम आपको बताते हैं यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। महाराज सुहेलदेव की जयंती पर बीजेपी ने सुहेलदेव स्मारक समेत कई अन्य योजनाओं की शुरुआत की, जिसके बाद सुहेलदेव भारतीय जनता पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। राजभर ने कहा कि बीजेपी 18% राजभर वोटों के लिए पीएम मोदी का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हनुमान जी की जाति तो बताती है लेकिन सुहेलदेव की जाति नहीं बताती। दोस्तों बताते हैं कि दरअसल हाल ही में पीएम मोदी ने बहराइच में सुहेलदेव के स्मारक सहित कई अन्य सौगातें दी। उसके बाद सुहेलदेव पर अपना अधिकार जताने वाली सुभाषपा लथ की वाराणसी के चुबैर में महाराजा सुहेलदेव की एक कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार का जमकर हमला बोला। राजभर ने आज तक से बात करते हुए कहा कि बीजेपी सच को छुपाने की कवायद में लगी हुई है। राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के लोगों ने पिछले 18 सालों से मेहनत करके पछताव छिपे इतिहास के बाहर निकाल रहा है। अंग्रेजों के समय में भर शासक इतिहास महाराज सुहेलदेव का जिक्र है। मुगलों के शासन के दौरान भी भर शासक के रूप में महाराज सुहेलदेव का जिक्र बताया जाता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वाराणसी में एक कार्यक्रम में 1.5 साल पहले तय किया था कि महाराज सुहेलदेव जी को क्षत्रिय मानते हैं। इसी कड़ी बहराइच में देश के पीएम मोदी को बीजेपी ने बुलाकर इस्तेमाल भी किया। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है पंजाब निकाय चुनाव के नतीजे क्या यूपी और जाटलैंड की बीजेपी को बढ़ाएंगे टेंशन। दोस्तों हम आपको बताते हैं पंजाब के स्थानीय निकाय के चुनाव को जीत से कांग्रेस उत्साहित है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी सियासी तौर पर कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुई है, जबकि बीजेपी को इससे काफी गहरा झटका लगा है। सूबे के 7 नगर निगमों में 4 नगर निगमों में बीजेपी ही खाता नहीं खोल सकी और बाकी 3 नगर निगम में पार्टी क्रमशः 1, 4, 11 यानी कुल 16 सदस्य ही जीत सके। दोस्तों बताते हैं किसान आंदोलन की आंच ने पंजाब हरियाणा के बाद जिस तरह से राजस्थान और पश्चिम यूपी के इलाकों में अपनी जद में लिया है, इन राज्यों को किसान पंचायतों का दौर शुरू हुआ है, वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बनती जा रही है। पंजाब के नतीजों में किसानों के गुस्से का असर साफ दिखा, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसा ही किसानों की नाराजगी का खामियाजा मार्च अप्रैल में होने वाले यूपी के पंचायत चुनाव और राजस्थान व हरियाणा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ेगा। दोस्तों बताते हैं हम आपको कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन करीब 3 माह से जारी है। ऐसे में आंदोलन के बीच हुए पंजाब स्थानीय निकाय के चुनाव को लिटमस टेस्ट और तौर पर देख रहा है। इससे पहले किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में निकाय चुनाव हुए थे। इन दोनों राज्यों के निकाय चुनाव में बीजेपी की सियासी तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि विपक्षी दलों को इसका राजनीतिक तौर पर फायदा मिला। यही वजह है कि किसान की नाराजगी को वोट में बदलने के लिए पश्चिम यूपी के जिलों में आरएलडी से लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तक महापंचायत करने में जुटे हुए हैं। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह के बेटे आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा किसान पंचायत कर चुके हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पश्चिम बंगाल में अभी तक 3 किसान महापंचायत को संबोधित कर किसानों के साथ खड़े होने का सियासी संदेश भी दे चुका है।
दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को सिखाया सबक, एलजेपी के 208 नेताओं की फौज जेडीयू में शामिल। दोस्तों हम आपको पूरी खबर बताते हैं। विधानसभा चुनाव के समापन और सरकार बनने के बाद लगातार जेडीयू में दूसरे दलों के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी है। इस बीच गुरुवार को जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में गहमा गहमी के माहौल के बीच 208 एलजेपी नेता जेडीयू में शामिल हो गए। इन सभी नेताओं के जेडीयू में शामिल करवाने के लिए खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह मौजूद रहे। वहीं जेडीयू में शामिल हुए नेता केशव सिंह ने कहा कि हम लोगों ने पार्टी के अर्श से फर्श तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान के चले जाने के बाद बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले, चिराग फर्स्ट और परिवार फर्स्ट की विचारधारा पर चलने वाले उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले 25,000 सदस्य बनने का लक्ष्य हर कार्यकर्ता को मिला था, जिसकी 10 रुपये हिसाब से 2.5 लाख रुपए की रकम वसूली की गई थी। हालांकि इसके बाद भी पार्टी के असल कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया गया। दोस्तों हम आपको बताते हैं, प्रदेश जेडीयू कार्यालय में एलजेपी नेताओं ने अपनी पार्टी में शामिल करवाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा कि आज से जो भी नेता अपनी पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल हैं वे सभी एलजेपी के पदाधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र 77 पंचायतों के अध्यक्ष, सचिव और पार्टी के विभिन्न पदों पर बैठे हुए लोग हमारी पार्टी में आए हैं। ये सभी राजनीतिक लोग हैं, इन्हें राजनीतिक अनुभव है। ऐसे में इन लोगों का अनुभव पार्टी के नाम भी करना चाहिए।